बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम का एजेंडा बड़ा ख़ास है। कुछ बात हम ब्रीफली ज़रूर करेंगे। आज जो कायम अली शाह साहब की मुलाकात हुई इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो उसके अंदर कौन कौन से लोग मौजूद थे, वहाँ पर क्या बात हुई, कुछ चिड़िया की बात भी करेंगे और वो बातें भी जो कुछ प्रोग्राम में होती रही हैं। बहरहाल स्पेशल एजेंडा आज के प्रोग्राम का ये है कि साल 2015 का ये आखिरी प्रोग्राम है आपस की बात का, और इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते जब आपसे मुलाकात होगी तो साल 2016 शुरू हो चुका होगा। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बताएंगे कि 2015 के हवाले से जब शुरू में 3 जनवरी को हमने एक प्रोग्राम किया और इस साल की 2015 की प्रेडिक्शंस की नजम साहब ने मुख्तलिफ हवालों से, वो क्या प्रेडिक्शंस रहीं, कितनी दुरुस्त साबित हुई, आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ 2016 के लिए लगभग उन्हीं मामलात के ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर नजम साहब क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले साल के अंदर ये तमाम इशूज़ किस तरह से अनफोल्ड हो सकते हैं, किस तरह से शेप अप कर सकते हैं। तो इसलिए आज के प्रोग्राम का एजेंडा बहुत ख़ास है। नईम साहब, खास एजेंडा, खास टाई, खास कमाल है। चमक रही है आपकी टाई, जैसे आप चमक रहे हैं। आपको पता है टाई किसने भेजी थी? आप ये जो मैंने पहनी थी, ये टाई मिली थी, मुझे तो नहीं मिली थी, ये याजूज या माजूज को मिली थी। हाँ, अच्छा, उसके बाद हमने ये टाइयाँ पहननी बंद कर दी थी क्योंकि हमारा ख्याल था कि शायद कुछ टारगेटिंग ही ना हो जाए। मगर मेरा ख्याल है कि सूरत हाल ये है कि आज हम ये टाई पहन के और दाद दे सकते हैं जिसने हमें ये तोहफा दिया था। हाँ, किसने दिया था ये आप छोड़ देना। याजूज माजूज से पता लगा, याजूज माजूज से पता चल जाए। साहब हम जरा वो प्रेडिक्शंस के ऊपर जाने से पहले, जरा बात करने से पहले मैं चाहूँगा, आज जो बात हुई, मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, जनाब कायम अली शाह साहब की अपने पूरे वफ्द के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए, जो कि इम्पोर्टेंट था। उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, वहीं इसाक डार साहब भी मौजूद थे, चौधरी निसार अली खान साहब भी थे। तो ज़रा अब आपकी तो एक्सेस, आपको पता है चिड़िया अंदर चली जाती है, वहाँ पर नहीं जलते आपके, वहाँ क्या बात हुई होगी? नहीं, वहाँ तो चिड़िया सारा वक्त बैठी रहती है। हाँ, वहाँ से तो खबरें मिलती रहती हैं। मेरा ख्याल है कल हमने जो बात की थी, परसों की थी कि ये जाएंगे बुलाएंगे, ये जाएंगे, बात होगी बिल्कुल, और फिर बाद में आके ये कहेंगे हमने अपने सारे बातें प्राइम मिनिस्टर से कहीं रोना धोना हमने किया, उन्होंने कहा कि हाँ फिक्र ना करें वगैरह वगैरह, यही कहा था ना हमने। तो मेरा ख्याल है वही हुआ आज ये जो चिड़िया की खबर यही है कि वो गए थे वहाँ, रोना धोना हुआ और रोना धोना उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया आगे से। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि he gave them a patient hearing। हाँ, पेशेंट हियरिंग। मैंने आपसे क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा और वो ऐसे ऐसे करके चौधरी निसार की तरफ भी देखेंगे और चौधरी साहब ऐसे करके बैठे होंगे वहाँ पर, जैसे कि मेरी बारी थी हाफिज भाई। तो वही हुआ, फिर उनकी बातें सुनी। फिर डार साहब भी थे वहाँ, डार साहब ने भी उन्हें बताया कि आप 9-10 अरब रुपए की बात कर रहे हैं सिंध रेंजर्स की, हमने तो आपको 25 अरब रुपए ऑलरेडी बता दिया, ये ले जरा अकाउंट शीट तो ले जरा। हाँ, हमने 25 अरब लगा दिया इसके ऊपर, और आपको भी सब कुछ दिया है। तो ये व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर कोई रह गया है तो कर देंगे, व्हाट इज द बिग डील? यू आर नॉट अ पॉवर्टी स्ट्रिकन प्रोविंस, तो कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट एन इशू। और उधर से फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये कहा, देखिए कानून है, हमने जो कुछ किया कानून के तहत किया है, हमने ये ऑपरेशन शुरू किया है, ये आपकी साथ मिल के एक नेशनल कंसेंसस के ऊपर किया था। रेंजर्स को हमने ये किया, आज अगर हम के विंग्स फेदर्स को क्लिप कर देते हैं तो मोटिवेशन ही कोई नहीं रहेगी। आप सोचिए, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, कराची की प्रॉपर्टी प्राइसेस, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, कराची की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपकी वहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो आपको तो इसको फुली सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चौधरी साहब को भेज देता हूँ, आके बैठते हैं आपके साथ, रेंजर्स को ज़्यादा बैठे यार, मिलके बैठ के मसले हल करें। ये क्या बात है? यहाँ एक जो बात सामने आ रही है वो ये कि चौधरी निसार अली खान साहब से या उनके इक़दाम से तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध हुकूमत को, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौधरी साहब को कह दिया कि जरा मामला हल कर लें। और किसको कहते? तुम्हें कहते? चलो नहीं, मैनू कहते तो बाद वो लोग कहते नहीं थी जिससे मसला था, उनको कहा नहीं जाके मामला, उसी के साथ जिनके दोनों के आपस में मसले, उन्हीं को कहना है ना, दोनों को। बच्चे ओहो यार बैठो ना यार, जप्पी पाओ और मसला हल करो यार, तो मैं और कौन करेगा? बात ये आपके पास कोई शिकायत लेके आता है कि जी ये चौधरी साहब ने ये किया, आप कहते हैं चौधरी साहब आपसे शिकायत है ना, आप ही दूर करें। नहीं, हमेशा ऐसे होता है कि आप आए मेरे पास कि जी वो फलाने जो है ना बंदा नहीं ठीक, उन्हें यह करता, उन्हें वो करता। एक सेकंड ठहर, मैं बुलाना उन्होंने, ਉਹਦੀ ਗੱਲ सुन ਲੈਣੇ। हाँ जी सुन लो, तुसी ਉਹਦੀ ਗੱਲ सुन ली। अच्छा ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ थोड़े ਜਿਹੇ वजन है, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ भी वजन है। देखो आई वांट दिस सेटल्ड, गिव एंड टेक होती है, आप लोग बैठे,
build trust and confidence and resolve this. One thing is very clear, कायम अली साहब, वन थिंग इज वेरी क्लियर, कानून कानून है, हमने क्लीन अप करना है और ऑपरेशन चलता रहेगा, और ऑपरेशन चलेगा रेंजर्स को। चॉइस साहब जरा देख लो, वो कोई थोड़ा जा मतलब है कि जरा इधर भी ख्याल करो ना, मतलब है आफ्टर ऑल इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी चॉइस साहब, तो जरा थोड़ा सा ठीक है सर, राइट सर, दोनों राइट सर करके निकल गए। और चॉइस साहब जान गए उत्थे तो तस्वीर आनगियाँ, चॉइस साहब बैठे हुए पहले चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर साहब भी चुप करके साथ बैठे होंगे, वो तो बोलते ही नहीं है, बैठे रहते हैं बेचारे, सुनते रहते हैं। अच्छा, और फिर वही सब मरम पट्टी होगी, ठीक है, फिर वो रेंजर्स के डीजी भी बैठे होंगे वहाँ, पूरा वो वॉर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो मतलब है कि दीज थिंग्स कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस को, ना सिंध हुकूमत कोई तौर पे कार्रवाई करने जा रही है, ना फेडरल गवर्नमेंट को करने जा रही है, ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। मैं पहले कहा था, अब डॉक्टर आसिम जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, डॉक्टर आसिम भी 2-3 महीने के बाद बाहर आ जाएगा। चले, पेशेंट कोई होगी, हाँ पेशेंट कोई होगी। चले, अब बात हो जाए नाज़रीन, आज का जो हमारा एजेंडा है, स्पेशल एजेंडा उस हवाले से, क्योंकि बात जब शुरू में हुई मैंने कहा 2015 के हवाले से जो प्रेडिक्शंस रही उस हवाले से बात होगी, 2016 के हवाले से उन्हीं मामलात, उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर नजम साहब क्या प्रेडिक्ट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक पहले ये रिपोर्ट है 2015 का जायज़ा ले रही है, जितने अहम वाक़यात हुए देख लेते हैं और फिर वापस आके फिर बात करते हैं। रवां साल के आगाज में पेशावर सानहे के बाद बनने वाले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू हुआ, तो वहीं 8 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने मोहतरमा रेहाम खान साहिबा के साथ निकाह किया। 11 मार्च को कराची ऑपरेशन के तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पर छापा मारकर असलहे समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल को पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी में एक तब्दीली उस वक्त देखने में आई जब पार्लियामेंट ने यमन की जंग में शमूलियत से अरब मुल्कों से माजरत कर ली, जबकि 20 अप्रैल को चीनी सदर की पाकिस्तान आमद हुई, जिसमें 45 अरब डॉलर से जायद के पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर दस्तखत हुए। मई में जहां जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, वहीं 30 मई को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। 24 जून को बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में MQM को भारत से माली और अस्करी इमदाद का दावा किया गया। 7 जुलाई को मरी में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का आगाज हुआ, अगरचे जुलाई के आखिर में मुल्ला उमर के 2 साल कबल इंतकाल कर जाने के इंकशाफ ने यह सिलसिला खत्म कर दिया। 10 जुलाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रूस के शहर ऊफा में मुलाकात हुई और बातचीत के आगाज के लिए कौमी सलामती के मुशीरान के दरमियान मुलाकात पर इत्तफाक किया गया। 29 जुलाई को कलदम लश्कर जंगवी का सरबराह मलिक इसहाक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। 7 अगस्त को गुज़िश्ता बरस से असेंबलियों से गैर हाजिर तहरीक इंसाफ ने वापसी का रास्ता लिया, तो दूसरी तरफ 7 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क भर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की तकारीर की मीडिया पर तशहीर पर पाबंदी लगा दी। एक तरफ जहां 30 अक्टूबर को इमरान खान और रेहाम खान में तलाक हो गई, वहीं 31 अक्टूबर को पंजाब और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज हुआ। 11 अक्टूबर को लाहौर के हल्के NA 122 के ज़िमनी इंतखाबात में साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक बार फिर मैदान मार लिया। वहीं नवंबर की 19 तारीख को पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनेकाद हुआ। दूसरी तरफ 30 नवंबर को पेरिस में पाक भारत वज़ीर आज़म की मुख्तसर मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में 6 दिसंबर को बैंकॉक में पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरान की मुलाकात हुई। इससे कबल 5 दिसंबर को सिंध और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले का इनेकाद हो गया था। उधर 9 दिसंबर को भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान तशरीफ लाई, तो वहीं 23 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब जहांगीर तरीन ने लोधरा का मार्का मार लिया। एक नए मोड़ की बुनियाद डाली। रिपोर्ट आपने देखी। अब जरा बात हो जाए उन तमाम इश्यूज़ की जिनको हमने इस रिपोर्ट के अंदर भी डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं तमाम इश्यूज़ के बारे में साल 2013 के शुरू में 3 जनवरी को जब नजम सेठी साहब ने और मैंने ये प्रोग्राम किया, तो उस दिन क्या मौक़िफ़ था नजम सेठी साहब का मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं
जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से, उनके केस के हवाले से क्या कहा था 3 जनवरी 2015 के प्रोग्राम में। नदीम सेठी साहब ने ज़रा एक क्लिप देखी। ये केस अब कहीं नहीं जाएगा, ये शेल्फ हो जाएगा, ये केस की लंबी डेटें पड़ जाएंगी और ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस केस की कोई रिजल्ट नहीं होना। तो ये आप अगर तवक्को करते हैं कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होगा या मियाँ साहब के हक़ में कोई फ़ैसला होगा, किसी के ख़िलाफ़ और किसी के हक़ में नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा, इट विल गो नोवेयर। जैसे दैट केस अगेंस्ट जो बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस है, गॉन नोवेयर। मुशर्रफ केस, जनरल मुशर्रफ साहब का केस, उन्होंने कहा केस कहीं नहीं जाएगा, लंबी डेटें पड़ेंगी, कुछ नहीं होगा। नईम साहब, हमने 2013 में वही होते देखा, लंबी डेटें भी पड़ी, स्पेशल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी एक दफ़ा गया, फिर री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर, तो लंबी डेट्स ही पड़ रही हैं। और अब इस स्टेज पे री इन्वेस्टिगेशन के बाद वो मुशर्रफ साहब ने एप्लीकेशन डाली है कि जी 15 बंदे और धरे जाएं इसके अंदर और उनको भी पहली दफा उन्होंने नाम लेके जनरल कियानी साहब को भी कहा है कि उनको भी, सारे कोर कमांडर, सारे गवर्नर, सारे वो उस वक्त के जो करते धरते थे, जिनका जिक्र इमरजेंसी ऑर्डर में आया था, उन्होंने कहा सबसे मैंने पूछा था, इंक्लूडिंग शौकत अजीज। तो वो एप्लीकेशन चल रही है, उसके ऊपर भी अब अदालत ने फैसला करना है। फिर वो अगर हक जो भी होता है, फिर गवर्नमेंट अपील करती है, ये अपील करती है, ये कहीं नहीं जाना। ये केस 2016 में भी ये कहीं नहीं जाना, ये ऐसे ही चलेगा, नो एंड। प्रेडिक्शन इज वही जो बातें मैंने इस साल के शुरू में की थी, वो इस साल के आखिर में अगले साल के लिए मेरी वही पोजीशन हुई है। जनरल मुशर्रफ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जनरल मुशर्रफ साहब को इवन साल 2016 में भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। केस का कोई नतीजा, खातिर खा नतीजा सामने नहीं आएगा, तारीख पे तारीख डलती जाएगी, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आएगा और ये कल्मिनेट हो सकता है। और अगर कोई नतीजा आता है तो मुशर्रफ के हक में आएगा इन टर्म्स ऑफ चले इजाज़त दे दी बाहर जाने की, उस किस्म की चीज़, मगर उनके खिलाफ कोई मेजर चीज़ नहीं होगी। उनके जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई मेजर चीज़ 2016 में भी नहीं आती। आगे चलते हैं और बात हो जाए मईशत के हवाले से। साल 2015 3 जनवरी के प्रोग्राम के अंदर मईशत के हवाले से क्या व्यू था इस प्रोग्राम के अंदर? नदीम सेठी साहब का जरा एक क्लिप देखिए। क्या रुपए का रेट जो है वो 100 के इर्द-गिर्द रहेगा या डिप्रिसिएशन होगी कि नहीं? मेरी प्रेडिक्शन, इन्होंने इस साल तो उसको स्टेबलाइज कर लिया, मेरी प्रेडिक्शन है बड़ी स्लो डिप्रिसिएशन होगी, कोई रेडिकल डिप्रिसिएशन नहीं होगी। मेरा ख्याल है इनकी ग्रोथ रेट जो थी, जो इन्होंने टारगेट किया है, उससे कोई 0.5% कम रहेगी, 4.5 से ऊपर नहीं जाएगी रेट ऑफ ग्रोथ इस साल। इसी तरीके के साथ इनके टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, जो कि इनका ख्याल था कि इनके टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे। टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं खास बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। फिस्कल डिफिसिट जो कि इन्होंने कहा कि 4.5% पे ले आएंगे, वो नहीं हो पाएगी, वो 5.5-6% पे ही रहेगी इनसे। ये थी मईशत के हवाले से। नईम साहब, अब क्या कहते हैं आप 2016 के हवाले से? देखिए हमने देखा बाय एंड लार्ज ऐसी चीज़ें हुई, बिल्कुल ऐसी हुआ। बड़ी देखिए रुपया जो है वो 104-105 तक ही पहुंचा एक साल में, तो मतलब है दिस इज़ नथिंग। 5% ऊपर जाना, उस वक्त 101-102 था, अब 105, तो दिस इज़ नो बिग डील। नंबर 1। नंबर 2, फिस्कल डिफिसिट, इनका ख्याल था कि ये 4.5 तक ले आएंगे, ऐसे नहीं होगा। अभी भी अगर आप चेक करें तो ये 5-5.25 तक जा रही है। उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्प्यूट है कि क्या है नहीं, मगर उसकी वजह यह है कि जो टैक्स कलेक्शन है, जो टारगेट थे, उससे कम ही रहा है। सो बेसिकली ऑन टारगेट जो हमने बातें कही। आगे क्या होगा 2016? आगे कोई अगले साल, क्योंकि पिछला साल ये जो धरने शरने ये वो उसका सारा असर आया था ना। अब ये है कि अगर इनको क्लीन रन मिल जाती है तो मेरा ख्याल है ग्रोथ रेट जो है वो बिटवीन 0.5 और 1% बढ़ जाएगा इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। रुपये 110 से ऊपर डॉलर नहीं जाएगा अभी भी। अगर गया नहीं जाएगा, हल्का हल्का जाएगा, मगर नॉट मोर देन 5%, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और फिस्कल डिफिसिट जो है वो थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज वो शायद कुछ थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन हो जाए अगले 6 माह के अंदर। एटलीस्ट PIA की अगर वो 25-26% शेयर्स बिक जाते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को, और ये कॉर्पोरेट बन जाती है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो डेफिनेटली उसके जो प्रोसीड्स आएंगे वो उसकी वजह से फिस्कल डिफिसिट कम हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, मगर जिस किस्म के टारगेट्स ये रख रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो वो टारगेट्स, इस किस्म के एम्बिशियस टारगेट्स नहीं होंगे, और गवर्नमेंट के पास कोई रेडिकल टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने का प्रोग्राम नहीं है। अभी एक छोटा सा हमने खबर सुनी है कि ब्लैक मनी को वाइट करने की फिर कोई स्कीम सोची जा रही है। मेरा ख्याल है ये ऐसी स्कीम आएगी,
इसके ऊपर ऑपोजिशन तो होगी, मगर मुमकिन है कि ये ऐसी स्कीम आए। अगर ऐसी स्कीम आती है तो उसके साथ थोड़े बहुत टैक्स टारगेट्स मीट हो जाएंगे। We have been relying on the IMF programs. क्या IMF प्रोग्राम मेरा ख्याल है कि 50-50 है मुनीब। अगर तो इनके टारगेट्स मीट हो गए और इनको ये एहसास हुआ कि अगले 1.5-2 साल में अब ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है और ग्रोथ के अंदर थोड़ी बहुत फिस्कल डिफिसिट जो होती है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि ग्रोथ हो, स्पेंडिंग हो, तो फिर ये IMF का प्रोग्राम छोड़ देंगे। अगर इन्होंने IMF का प्रोग्राम छोड़ दिया तो मेरा ख्याल है ये दे कैन सर्वाइव, सो प्रोवाइडेड दे गेट देयर टैक्स स्ट्रक्चर सॉर्टेड आउट। सो मेरा ये ख्याल है 50-50 है। ये शायद अगला IMF का प्रोग्राम शायद नेगोशिएट भी नहीं करेंगे। इट्स 50-50। सो आप ये कह रहे हैं कि अगले दफ़ा शायद अगर ज़रूरत ना पड़ी तो फिर जो IMF की कोशिश ये होगी कि अब IMF के साथ का सहारा ना लिया जाए, मगर वो डिपेंडेंट होगा कि इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर इनके टारगेट्स थोड़े बहुत मीट हो गए तो इन्होंने IMF के पास नहीं जाना, अगर ना हुए तो फिर इनके पास इन्हें फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। और आपने ये भी कहा कि ये मईशत के हवाले से जो डिप्रिसिएशन है रुपए की 5% से ज़्यादा नहीं होगी बाय एंड लार्ज, और जो ग्रोथ रेट है वो जो टारगेट 0.5 से 1% बढ़ेगा, 1% तक होगी, 0.5 से 1%, 0.5 से 1% तक होगी। और इनकम टैक्स कलेक्शन के लिए जो टारगेट्स हैं उतने तो अचीव नहीं हो सकते जितना टारगेट है, मगर बढ़ेंगे इस साल से 2015 के मुकाबले में 2016 में बढ़ेंगे। इस हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और 2016 के हवाले से जो एनर्जी का बहरान है उस हवाले से क्या कोई बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिल सकती है, उस हवाले से भी बात होगी। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, इन तमाम हवालों से बात होगी कि नईम साहब क्या प्रेडिक्ट करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एनर्जी क्राइसिस, बिजली का बहरान, इस हवाले से पिछले साल यानी इसी साल 3 जनवरी को प्रोग्राम करते हुए क्या बात की, क्या डिस्कशन हमने की, नईम साहब ने क्या कहा, ये देखिए। ऑन द फ्रंट ऑफ एनर्जी, इनके कोई भी प्रोजेक्ट जो है जिसकी वजह से आपका एनर्जी क्राइसिस हल करने जा रहे हैं, ये अभी इन्होंने विंड पावर, सोलर पावर, फर्नेस ऑयल प्लस कोल, हाइड्रल, ये सब जगह पे ये छोटे छोटे नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। LPG ये सब करने जा रहे हैं, मगर इनमें से कोई भी ऑनलाइन नहीं आएगा दिस ईयर, विद द रिजल्ट कि एनर्जी क्राइसिस जो है ये परसिस्ट करेगी। एनर्जी क्राइसिस परसिस्ट करेगी। नईम साहब, वी डिड सी कि नंदीपुर के अंदर बंद भी हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। नंदीपुर इज नाइदर हियर नॉर देयर, नंदीपुर नहीं चला, ना इस वक्त कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। अलबत्ता क्योंकि तेल सस्ता हो गया है और रेट्स बेचने के वही रहे हैं, तो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है पावर प्लांट्स की, तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी है, जो कि पहले उन्होंने कम की हुई थी। उसकी वजह से अब 8 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। तो बिल्कुल ऑन टारगेट, अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट ऑन टारगेट नहीं आया। अगले साल की प्रेडिक्शन मेरी ये है कि 2 से 3 हज़ार मेगावाट्स ऐड हो जाएगा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और लोड शेडिंग आज जो चल रही है इससे 2 घंटे और कम हो जाएगी, कहीं कहीं 3 घंटे भी कम हो सकती है। सो दिस इज़ माई प्रोग्नोसिस कि थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कुछ ट्रांसमिशन बेहतर हो जाएगी, मतलब 3000 के लॉसेस कम हो जाएंगे और लोड शेडिंग कम हो जाएगी। लोड शेडिंग कम हो जाएगी, लेकिन आप ये कहते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का फर्क पड़ सकता है। 2 घंटे का कम से कम पड़ जाएगा फर्क, और तकरीबन 3000 के करीब, 3000 मेगावाट के करीब सिस्टम जनरेशन में आ सकती है ये एनर्जी ओवर एंड अबव करंट ऑब्वियसली। ज़रा आगे चलते हैं और बात हो जाए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। जब खास तौर पर बात की जाती है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की, उस हवाले से पहले क्या कहा गया 2015 के शुरू में वो देखिए, और फिर 2016 के हवाले से भी बात करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस इंप्रूव होने जा रहे हैं। इसमें क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, किस तरीके से होगी, मैं समझता हूँ अभी कोई ख़ास तजारत की तरफ, हालांकि उनकी बड़ी कोशिश है कि तजारत वगैरह शुरू हो, रूट्स खुलें, वो तो भी नहीं होगा, मगर ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी कोशिश है यहाँ के जो तालिबान वहाँ से आके यहाँ बैठे हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे परसुएड करके लाया जाए, ताकि काबुल की हुकूमत जो है उनके साथ बैठ के पावर शेयरिंग की कोई बात कर सके। सो ये तो मुझे अच्छे तल्लुकात, बेहतर, अच्छे नहीं बेहतर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, अप एंड डाउन होगा, मगर जो ग्राफ है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अप एंड डाउन होगा लेकिन ग्राफ बेहतरी की तरफ जाएगा। वी डिड सी डाउनवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, सब ट्रेंड्स देखे हम। देखिए दिसंबर जब प्रेसिडेंट गनी आए पिछले साल 2014 में दिसंबर में,
तो उस वक्त ऐसे लगता था कि ग्राफ अप जा रहा है। 2-3 महीने तक ग्राफ अप गया, फिर जब हम अपने वादे पूरे ना कर सके, बहुत सी वजूहत थी, जायज़ भी थी, तो ग्राफ फिर नीचे गया, फिर टेंशन शुरू हो गई, फिर वो उनको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश की, फिर तालिबान को एक राउंड ऑफ टॉक्स पे भी आ गए, फिर वो दूसरी राउंड में भी अफगान लेड तालिबान वो पूरा एक बरी में हुआ। फिर जब दूसरा होने जा रहा था, इसकी इम्प्रूवमेंट होने जा रही थी, तो मुल्ला उमर की खबर आई कि वो मारे गए हैं, वो मर गए हैं 2 साल पहले, जिसकी वजह से वो डीरेल हो गया। और अब जाते जाते साल के आखिर में क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क बन गया है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड अमेरिका जो कोर स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ, दे विल ऑल सिट टुगेदर एंड ट्राई एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल वैसी हुआ, अप एंड डाउन हुआ है, नो मेजर इंप्रूवमेंट बट नो फर्दर डिटीरियोरेशन। और अब फिर एक कोशिश होगी, जैसे पिछले साल दिसंबर में कोशिश हुई थी 2014 में कि जी आगे बात बढ़ाई जाए, अब फिर दिसंबर 2015 में फिर एक दफ़ा रिन्यूड एनर्जी के साथ होगी। फ़र्क दोनों में ये है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हो रही थी, ये अब एक रीजनल फ्रेमवर्क के अंदर बात हो रही है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी मोर सॉलिड होगा। लेकिन आपको क्या कोई मेजर ब्रेक थ्रू नज़र आता है अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान में? कोई रिप्रोशमा, कोई बातचीत, कोई कंसेंसस? मुझे मेजर ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आती। अलबत्ता मुझे ये नज़र आता है कि फिर किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई तालिबान फैक्शन जो क्लेम करता है कि वो रिप्रेजेंट करता है तालिबान को, वो बैठेंगे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और इन रीजनल पार्टनर्स के साथ, और फिर से बात शुरू होगी। वही बात जो पिछले जून में हुई थी, मरी में हुई थी, फिर उसके बाद होने जा रही थी, एक दफ़ा फिर रुक गई, वो फिर तसलसल फिर से शुरू होगा। मगर इस दफ़ा मैं समझता हूँ एक नई डेवलपमेंट होगी, वो कि अफगान और पाकिस्तान और अमेरिकन फोर्सेस इन द बॉर्डर एरियाज़, इनकी आपस में तावन और कोऑपरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही थी। अब क्योंकि ये रीजनल फ्रेमवर्क के अंदर और अंपायर्स भी आ रहे हैं और साथ बैठ के कुछ फैसले होंगे मुश्तरका, तो उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। मैं समझता हूँ कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बोथ साइड्स जो है उसके ऊपर कुछ कड़ी नज़र रखी जाएगी इन रीजनल फ्रेमवर्क, और कोई जो रिड्रेसल का भी मैकेनिज्म होगा। सो यहाँ अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो फिर बेहतर रिलेशनशिप के इम्कान है, मगर कोई ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान, मुझे वो ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रही। ओके, तो फिर हम इसके हवाले कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। कोशिश ज़रूर होगी, एक सॉलिड एफर्ट ज़रूर होगी, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में या अफगान तालिबान के अफगान गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो नजर। बातचीत ज़रूर होगी लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। अब चलते हैं हम पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से पहले क्या कहा गया, जरा सुनिए। मोदी साहब एहसास होगा कि अब कश्मीर के इलेक्शन हो गए, अब वी हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक, रेटरिक खत्म हो जाएगी ना किसी स्टेज पे, सूनर रादर देन लेटर फिर ये डायलॉग प्रोसेस की तरफ जाएंगे एक आध, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन का हो। मगर ये कि क्या वो डायलॉग प्रोसेस जो है वो किसी किनारे पे जाएगा, कोई मेजर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हो जाएगी? कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगी मेजर सिग्निफिकेंट दिस ईयर। कोई मेजर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन इन सब जितनी डेवलपमेंट हुई है उसे हम क्या कहें कि मेजर ब्रेक थ्रू हुआ? कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मुलाकातें हुई, एंटिक्स। देखिए ना, पहले पिछले जनवरी जब हम ये बात कर रहे थे, उसकी जनवरी के आगे एक मीटिंग होनी थी फॉरेन सेक्रेटरी, वो नहीं हुई। उसके बाद अब उफा के बाद फिर एक मीटिंग होनी थी, फिर वो भी कैंसिल हो गई। तो ब्रेक थ्रू नहीं होने जाती है और डिरेल हो जाती है। अब फिर मौका फिर आया है, सुषमा स्वराज आ चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर हो गए हैं, एनएसएस की मीटिंग हो गई है, जो वैसे मैंने कहा था कि ये होंगी ऊपर नीचे, ये फिर हुई हैं। अब अगले साल क्या, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, अप एंड डाउन रहा है, कोशिश की गई, नहीं हुआ, कोई ना कोई डिरेलमेंट होगी। अगले साल क्या होगा? अगले साल कुछ 2-3 पॉजिटिव चीज़ें होंगी, उनको आप ब्रेक थ्रू नहीं कह सकेंगे, मगर पॉजिटिव चीज़ें होंगी। एक पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त जो थोड़ी सी नर्म, मतलब है आप वहाँ फायरिंग नहीं हो रही, ज़्यादा थोड़ी बहुत हो रही थी, मैं समझता हूँ अगले साल ये कम हो जाएगी। लाइन ऑफ LOC जो है वहाँ एक किस्म का सेमी इफेक्टिव सीज फायर आ जाएगा, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी ये इसके ऊपर अनाउंसमेंट हो जाएगी। DGMOs की मुलाकात हो जाएगी, फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात हो जाएगी, एंड उसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इतनी हॉट नहीं रहेगी जितनी हॉट पिछले 2 साल रही है। एक तो ये डेवलपमेंट। दूसरी ये मैं समझता हूँ कि तजारत के ऊपर हल्के हल्के दरवाजे खुलने शुरू होंगे, और ये वीज़ा रिलैक्सेशन पहले हाफ में तो नहीं होगी, दूसरे हाफ में शायद हो सकती है थोड़ी बहुत। आजकल बड़ी सख्ती हुई है, बहुत सख्ती है। मोदी हुकूमत
आहिस्ता आहिस्ता बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश करेगी, मगर कोई मेजर कंसेशन नहीं देगी। कश्मीर के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, सियाचिन के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, सर क्रीक के ऊपर कुछ नहीं होगा, वुलर बराज के ऊपर कुछ नहीं होगा, ये जो इश्यूज है ना हमारे के ऊपर कुछ नहीं होगा, टेररिज्म के ऊपर भी कुछ नहीं होगा, एक फ्रीज हो जाएगी। हम भी कोई कंसीड नहीं करेंगे, वो भी कोई कंसीड नहीं करेंगे, बातें कम हो जाएंगी। ये जो प्रॉक्सी वॉर्स जो चल रहे थे, हम ये फाइलें लेके जा रहे हैं, वो ये फाइलें लेके आ रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा। वो भी अब फाइलें लेके नहीं फिरेंगे, डॉसियर्स लेके नहीं फिरेंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल स्टेबल हो जाएगी। मेरा ख्याल है विद इन 2 to 3 months या 6 मैक्सिमम 6 months, और शायद उससे जल्दी इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि उन्होंने बीसीसीआई को परमिशन दे दी है टू प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो फिर बीसीसीआई और पीसीबी के नेगोशिएशंस फिर शुरू हो जाएंगी कि अब सीरीज़ जो है, जो इस साल मुलतवी हुई है, वो अगले साल 2016 में क्या हो सकती है या नहीं हो सकती और कैसे होगी, और अगर अगले साल नहीं तो उसके अगले साल। क्रिकेट के हवाले से तो ये मैं समझता हूँ अगले साल दरवाजे खुल जाएंगे। ये भी क्रिकेट के हवाले से दरवाजे खुल सकते हैं, बीसीसीआई को हुकूमत जो भारत की हुकूमत है वो इजाज़त दे सकती है, लेकिन ताल्लुकात के हवाले से मुलाकातें ज़रूर होंगी, बातें ज़रूर होंगी, पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होने की उम्मीद इवन 2016 में भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से। अभी ब्रेक का वक्त है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात हो पाकिस्तान की सियासत की भी, सियासी जमातों की भी, और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत और मिलिट्री की क़यादत, इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से रहेंगे, पहले क्या प्रेडिक्ट किया गया और 2016 में वो कैसे रहेंगे, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बस साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो रही है, क्योंकि आज स्पेशल एजेंडा ये है कि बात हो जाए, क्योंकि साल 2015 का आखिरी प्रोग्राम है। 2016 में अगले साल इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपकी हमारे साथ। क्या प्रेडिक्ट किया गया मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, उस पर बात हो रही है। अब बात हो जाए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से। 3 जनवरी 2015 को जब प्रोग्राम हुआ तो उसमें क्या कहा गया, ज़रा सुनिए। मेरा ख्याल है फ़ौज की तरफ से भी जनरल रहील, ही इज़ गॉट हिज ओन टीम नाउ। अब मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर नहीं होगा कि इनको निकाला जाए, ये प्रेशर होगा कि इनसे काम करवाया जाए, और फ़ौज के अंदर और सिविलियंस का ये होगा कि अब फ़ौज को इरिटेट करने की जरूरत नहीं है। अब इनके साथ मिलकर हमने वॉर ऑन टेरर भी करना है, और इंडो पाक और ये सारा कुछ, और बयानबाजी भी नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस विल नॉट डिटीरियरेट। सिविल मिलिट्री रिलेशंस विल नॉट डिटीरियरेट। नजम सेठी साहब, आपने कहा 2015 के शुरू में। अब मुझे बताएं, बड़ी थिन लाइन चल रहा है सारा। हाँ, लोग कहते हैं भी चल रहा है। लोग, क्या आपको लगा है कि 1 लेवल अबव गया है बेहतरी के हवाले से, या 1 लेवल डाउन हुआ है? तो नजरिए के मैंने देखा, आपने मैंने कहा था कि टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट मिलेगी मिलिट्री को। मिलिट्री इनको डायरेक्टली डिस्टेबलाइज नहीं करेगी, प्रेशर रखेगी कि काम करें। आपने देखा प्रेशर किस तरीके से आया इस साल, कि पहले प्रेशर आया गवर्नेंस के ऊपर, फिर प्रेशर आया है नेशनल एक्शन प्लान कि हमने तो अपना खाता कर दिया, आपने ये चीजें छोड़ दी, यू नो, डिस्क्रीट लीक्स एंड ISPR स्टेटमेंट्स एंड कोर कमांडर्स एंड सो ऑन एंड सो, प्रेशर रहा है, मगर नो ओवर्ट अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज। तो मैंने यही कहा था, और मैं समझता हूँ कि अगले साल भी बिल्कुल हस्बे मामूल ऐसे ही चलेगा। ये जो बात होती है ना कि प्रिडिक्शन करना, ये ट्रेंड्स देखने होते हैं। हाँ। अच्छा, ट्रेंड्स के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनफोर्सीन। तो आज मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा कि आगे सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर 3 चीज़ें हैं जो असरअंदाज होंगी। वो क्या 3? 2016 की प्रिडिक्शन की बात आ रही है। पहली बात तो यह है कि मिलिट्री बड़ी क्लियर है कि फॉरेन पॉलिसी जो है रिगार्डिंग अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, ये मिलिट्री फैसले करेगी। आपने देखा आर्मी चीफ खुद जाके मिल के आए हैं अमेरिकनों को, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे फिर उठ के गए। अफगानिस्तान हर दूसरे दिन उठ के चले जाते हैं, चीन लग रहे हैं, एंड सो ऑन। मच मोर एक्टिव इन फैशनिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप with key stakeholders in the region. जनरल जो NSA हैं, और अपना एक फौजी who's close to the army chief, उनको उन्होंने बड़े तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर को करीब रख दिया, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की स्कोप ना हो। जंजुआ साहब बैठे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान कितनी ब्यूटीफुली हैंडल किया था,
किया था ना। तो अब वो उसी तरीके के साथ ही विल ऐड मिलिट्री इंसाइट इनटू पॉलिटिकल इंसाइट एंड मेक श्योर कि कोई इशू ना बने। एंड यही तवक्को है कि NSA जो है वो ये रोल अदा करेगा एज अ नॉट जस्ट एज अ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर बट एज अ ब्रिज बिटवीन दी मिलिट्री एंड द सिविल। और ये उस किस्म का केस नहीं है कि किसी जूनियर अफसर को से लगा दिया, जैसे कि आपको याद है एक ज़माने में कुछ लोग लगा दिए गए थे और वो फिर जो चीफ थे वो नाराज़ हो गए कि मेरे से सीनियर बंदा जो रिटायर हुआ है उसको लगा दिया, हालांकि वो मेजर जनरल ही था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चीफ जो है किसी और को सर कर बिकॉज वो रैंक तो रहता ही है, और वो जो है क्योंकि वो NSA है तो हाउ कैन द चीफ से टू द NSA सर वेयर एज द NSA इज सेइंग सर टू। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दिस इज हैपेंड। तो पहली बात तो ये है कि मिलिट्री विल वांट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, ऑन फॉरेन पॉलिसी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का ये फैसला है कि एब्सोल्युटली उनके जो दो एडवाइजर्स हैं सरताज अजीज़ साहब और तारिक फातमी साहब, शायद पहले कुछ इश्यूज थोड़े बहुत थे, इसीलिए मेरा ख्याल है जंजुआ साहब को ले आए हैं ताकि ये इशू ना बने। प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकते टू हैव अ डिफिकल्ट सिचुएशन विज़ द आर्मी, इसीलिए मैंने प्रेडिक्ट किया मुशर्रफ की ट्रायल के ऊपर कुछ नहीं होगा। मिलिट्री doesn't want anything to happen on that, so prime minister's hands off. So stable relationship on this. Secondly, military will be dealing with India also. प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कोशिश है कि ये जल्दी करें काम। प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मैशत उस वक्त तक ब्लॉसम आउट नहीं कर सकती, वो ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक कोई पीस डिविडेंड हमें ना मिले, तजारत का या सर्टनटी का, ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके, दुनिया के लोग आएँ, ये भी एक इमर्जिंग मार्केट हो। वो जब तक यहाँ पीस का माहौल नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, टेररिज्म खत्म नहीं होगी, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, वो इमर्जिंग मार्केट नहीं बन सकती। तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जल्दी में है, फौज उनको रिस्ट्रेन करती है, वो कहती है इतनी जल्दी में ना दें, वी अंडरस्टैंड कि जो आप करने जा रहे हैं ठीक है, मगर इस तरीके से डिप्लोमेसी कंडक्ट नहीं होती। यू आर डीलिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एडवर्सरी, देयर आर वेज एंड मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। तो वो वहाँ कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा लगी जाते हैं, फिर वो डिप्लोमेटिक सक्सेस नहीं होता, तो ये बैठ के पीछे GSU पे कहते हैं ऐसी की क्या सी, और जाओ और चुप हो, वो देखिए जी की हुआ। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शुड लेट द मिलिट्री टेक द मिलिट्री अलॉन्ग and make sure कि they are on board, and then of course जो भी फैसला होता है, that's what you think he should। हाँ, मेरा ख्याल है वो करेंगे he will try as far as possible कि अपना जो उनका पीस एजेंडा है वो मिलिट्री को इन कॉन्फिडेंस लेके वो चले, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, सो आप ये कह रहे हैं कि फौज के साथ बहरहाल तीसरी चीज रह गई, जल्दी जाते जाते कर जाऊँ, वो कराची वाला मसला जो है वो खराब हो सकता है, मगर वो खराब नहीं होने देंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सॉलिडली फौज के साथ रहेंगे, फौज के साथ खड़े रहेंगे, मगर फौज को इनडायरेक्टली समझाते भी रहेंगे कि यार हाथ हौली रखो, सारे न मरवा देना, असी भी तो सियासतदान है, मगर ओपनली नहीं उनके खिलाफ जाएंगे, ना ही सिंध गवर्नमेंट को इनकरेज करेंगे कि आप आंखें दिखाएं उनको। सिंध गवर्नमेंट को टाइट करके रखेंगे अलॉन्ग विद द आर्मी को साइड से जंजुआ साहब और ऐसे दोस्तों के जरिए उनको समझाते रहेंगे कि जरा हाथ हौली रखो यार, हाथ हौली रखो। ओके, अब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी बात कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मुतहरिक अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा था, जरा सुनिए। तो वो तजवीज़ इनको ये मिलेगी कि अब हमने वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया और इस वक्त हमें डिसरप्शन, सियासी तौर पे डिसरप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? तो आप मेहरबानी करके एहतजाज जिस मर्जी करें, मगर अगर आपका ये ख्याल है कि आपको कोई एम्पायर्स मिल जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, इस वक्त वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अंपायर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं मिले। खान साहब धंधनाते रहे, थर्ड अंपायर्स नहीं मिले खान साहब। 2015 को उन्होंने कहा तब्दीली का साल है, वैसे ये भी कह दिया उन्होंने, अब 2016 तब्दीली का फारग हो गए, बिकॉज ना जुडिशल कमीशन, ना थर्ड अंपायर, ना लोकल बॉडी, सब जगह पे फारग हो गए। तो विद द रिजल्ट खान साहब भी अब थोड़े रियलिज्म की तरफ आएंगे और अगले साल अगर उनको पीपल्स पार्टी या MQM या दोनों कोई सपोर्ट नहीं करते, जो कि उसी वक्त उस सूरत में ही करेंगे अगर सिंध के अंदर सीरियस प्रॉब्लम हो, जो कि मैं समझता हूँ रोके जाएंगे, नहीं होने देंगे, ना होने चाहिए, तो उस सूरत में खान साहब को कोई और इंसेंटिव नहीं होगा। खान साहब को एडवाइस ये लोग देंगे कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, पार्टी रीऑर्गेनाइज करें, इलेक्शन सही खत्म हो गया। तो अगर खान साहब ये करेंगे तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सो 2016 के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से जाते जाते छोटी बात, हाँ, 3 चीज़ें ये बड़ी ज़रूरी है। अगर कोई हुकूमत मॉडल टाउन जैसा ब्लंडर नहीं करती, हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ काम खराब है, हर चीज़ अपसाइड डाउन हो सकती है। अगर यहाँ से कोई लश्कर या जिहादी उठ के मुंबई जैसी चीज़ फिर कोई कर देता है, ये सारी कैलकुलेशन खराब है। ये चीज़ें वो नहीं है जो कि जिसके ऊपर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई मेजर असैसिनेशन प्लॉट सक्सीड नहीं करता, ये 3 चीज़ें जिसके ऊपर कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा, ये डिरेल कर सकती हैं सारी चीज़। ओके, सो इमरान खान साहब के हवाले से भाई मैं कंक्लूड के अगले साल कोई मेजर इंस्टेबिलिटी नहीं नजर आती। अगर इंस्टेबिलिटी उसी सूरत में इमरान खान साहब उसको लीड कर सकते हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM उसका हिस्सा बने, और वो उस सूरत में कि अगर सिंध के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो, नहीं होने चाहिए। आखिरी कलमात इस प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हम यही दुआ करते हैं कि साल 2016 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से अल्लाह ताला की ज़ात महफूज रखे, पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मिले। इस दुआ के साथ प्रोग्राम से इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।